हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का जो अभी पॉलिटिकल का पेपर हुआ है गर्ल्स का, ठीक है, एनुअल एग्जाम। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं आपका पेपर हुआ कैसे था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस पेपर में हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न बच्चों बहुत आसान पूछा गया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या है, अध्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रश्न था कि भारत के संविधान में जो अविशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया था। बिल्कुल बच्चों, कनाडा देश से लिया गया था अविशिष्ट शक्ति का प्रावधान। इसके साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मिलान करना था, जिसमें हमें बताना था कि लोकसभा को हम क्या कहते हैं। आप सभी को तो निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को सदन कहा जाता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है। यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कि राज्य के द्वारा सभी धर्मों के साथ समान आदर और व्यवहार करना होता है। यानी सी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 74वां संविधान संशोधन तहरीर स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए था। हाँ, बिल्कुल था। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्तर पर बिल्कुल नहीं बच्चों। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग अपने आंसर्स मिला लो कि आप लोगों के कितने सही हैं कितने गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि निम्न में से गठन हमें बताना है। तो इसका आपको सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हमें इसके अंदर गलत बताना है। गलत हमारा कौन सा है, तो गलत है हमारा इसमें गलत जोड़ की पहचान हमें करनी है कि गलत जोड़ कौन सा है। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो आप सभी को राष्ट्रपति, देखो कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल गलत है बच्चों। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या का डैश प्रतिशत तक सीमित किया गया था, यानी 15% सीमित किया गया था। नेक्स्ट है बच्चों, डैश को राजनीतिक शास्त्र का पिता कहा जाता है। किससे बच्चों, अरस्तु को क्या कहा जाता है, राजनीतिक शास्त्र का पिता कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत से इसमें सत्य बताएं, राजनीतिक सिद्धांत के विषय में क्या सही है। तो ये है राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्यों को चिंतन करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सामाजिक न्याय को मजबूत करता है। सामाजिक न्याय कौन सा मजबूत करता है बच्चों, जैसे अस्पृश्यता का अंत जिसका वर्णन आर्टिकल 17 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमें बताना है इसमें अभिकथन और कारण, जैसे कि हमें बताने हैं भारतीय राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता। बिल्कुल नहीं लेता। भारत में धर्म निरपेक्षता व्यक्तियों को किसी भी धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की अनुमति देता है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। इसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताना है, आप सभी को बताना है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें त्रिस्तरीय ढांचा होता है। पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत सबसे पहले आप सभी को पता है कहाँ हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। विकास कैसे हुआ था सभी को बताते हो। पहले आपको लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसका विकास हुआ था, ठीक है। पहले इसे मंडल भी कहा जाता था, है ना, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसे मान्यता दी गई थी, ठीक है। और इसे मजबूती कम मिली थी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संविधान के में नागरिकताओं के नहीं 2 मौलिक कर्तव्यों को बताइए। तो आपको कौन से बता देना है कि देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, है ना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, ओजोन परत की सुरक्षा करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अस्पृश्यता क्या है, भारत के संविधान में इसे रोकने के लिए क्या प्रावधान किया गया था। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, तो जाति, धर्म, रंग, रूप के आधार पर क्या करना, भेदभाव करना ही अस्पृश्यता कहलाता है, जिसमें छुआछूत बेसिकली आ जाता है। इसका अंत क्या है, 17वें आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है कि छुआछूत का पूरी तरीके से क्या हो चुका है बच्चों, अंत हो चुका है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हम क्यों पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने से हमें क्या होता है, राजनीतिक चेतना जागृत होती है, हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक होते हैं, है ना, हम समाज के प्रति जागरूक होते हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान मिलती है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताना था। भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में क्या अंतर है, कोई 2 अंतर हमें बताने थे, है ना बच्चों। तो आप सभी को बताते हो, जैसे आप बता सकते हो कि भारतीय संघवाद में क्या है, एकहरी नागरिकता है, और अमेरिका के संघवाद में क्या है, दोहरी नागरिकता है। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते थे। नेक्स्ट है जनहित याचिका ने किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है। आप सभी को पता है जनहित याचिका के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, जो लोग होते हैं वो PIL क्या करते हैं, दायर करते हैं। ये गरीबों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जनहित याचिका में के जैसे कोई व्यक्ति है अपने लिए ये याचिका दायर नहीं कर पा रहा, तो दूसरे लोग क्या करते हैं,
उन लोगों के लिए क्या करते हैं, एक याचिका दायर करते हैं न्यायालय में, इसीलिए इसे जनहित याचिका कहा जाता है। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्ष के सामने का जिसमें चुनौतियां बतानी है, तो आप जैसे बोल सकते थे कि इसके अंदर गोधरा कांड हो गया, अयोध्या विवाद, इसके अंदर हम बता सकते थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। स्वतंत्रता का सभी को पता है, प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता कहलाता है। स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्वतंत्रता के माध्यम से ही लोग क्या कर सकते हैं, अपना सर्वांगीण क्या कर सकते हैं बच्चों, विकास कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को लिख देना था। नेक्स्ट में था स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम क्या है, किन्हीं दो को उदाहरण के साथ समझाइए। तो आप सभी को इसमें बताना था कि सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में आप लोगों को इसमें बताना था। इसमें नेक्स्ट प्रश्न पूछ रखा था कि नेक्स्ट में प्रश्न है कि संसदीय कार्यपालिका और आदेशात्मक कार्यपालिका में अंतर क्या है। आप सभी को पता है संसदीय शासन या संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है कि इसमें 2 सदन होते हैं। संसदीय कार्यपालिका में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है ना। इसके आदेशात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है ना बच्चों, उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता द्वारा। आदेशात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता, तो वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है ना। इसके अब तो बस आप लोगों को ये बताना था। नेक्स्ट है स्थायी नौकरशाही का अर्थ क्या है, इसकी कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो स्थायी कार्यपालिका को ही हम नौकरशाही भी कहते हैं। इनका जो चुनाव होता है वो लिखित परीक्षा के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर योग्यता और कुशलता की आवश्यकता होती है, जैसे IAS, IPS, IFS इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जैसे कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, है ना। तो देखो कई बार सामाजिक न्याय स्थापित करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर सपोज करो एक विकलांग व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति है, तो उस समय हम सामाजिक न्याय प्रदान नहीं कर सकते। कभी कभी हमें क्या करता है, विभेदक बर्ताव करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो इसमें हम विभेदक बर्ताव के बारे में हम लोग बता सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व बताइए। देखो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, व्यक्ति के लिए होते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं बच्चों, वो सरकार के लिए होते हैं। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हो, नीति निर्देशक सिद्धांतों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है ना बच्चों, जो और ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को इसके बारे में बताना था। ये जो चित्र है आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये किसको दर्शा रहा है, तो बच्चों ये दिखा रहा है चुनाव की तैयारी को दर्शा रहा है ना। कार्टून में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कौन सा पहलू दर्शाया गया है, चुनाव के दौरान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, दिख रहा होगा आप लोगों को, उसको दर्शाया जा रहा है। जो कार्टून है वो किसको दर्शा रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये 1950 के दशक के चुनाव को दर्शा रहा है। कार्टून का संबंध किससे है, तो आप लोगों के सभी को पता है पहले आम चुनाव से है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये चित्र होगा, आपको पता है विधायिका के बारे में बता रखा है। जैसे यूपी में द्विसदनात्मक विधायिका है, बिहार में द्विसदनात्मक विधायिका है, आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका है और केरल में द्विसदनात्मक विधायिका है। ठीक है, तो बोल रखा है ABCD चिन्हित कीजिए, जानकारी के आधार पर पहचानिए और उत्तर दीजिए। ठीक है ना, हमें इसके अंदर बारे में हमें बताना है कि कौन कौन सा क्षेत्र है। जैसे वह राज्य, सॉरी बच्चों गलत हो गया, जैसे कि वह राज्य जहां पर सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो कहां बनी थी, केरल में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था बच्चों, तो वो था आंध्र प्रदेश, यानी C इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके कौन सा बनाया गया था, तो बिहार से अलग करके बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था, तो ये B झारखंड है। ठीक है, C है राज्य जहाँ द्विसदनात्मक विधायिका है, तो द्विसदनात्मक विधायिका कहाँ है बच्चों, आप सभी को पता है यूपी में है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को आंसर बताना था। ये आपका पैराग्राफ था। जैसे महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था, तो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर कौन सा जोड़ा गया था बच्चों, पंचायती की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है बच्चों कि भारतीय संविधान के किस भाग में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, तो आप सभी को भाग 3 में किया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाहित किन्हीं 4 मूल्य बताइए, तो इसमें आप बता सकते हैं पंथ निरपेक्षता हो गया, है ना, लोकतंत्र, समाजवाद, गणतंत्र, इस तरीके के शब्दों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है बच्चों भारतीय संविधान में समाहित 6 मौलिक अधिकारों का महत्व बताइए, तो आप सभी को 6 मौलिक अधिकारों के बता देना है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
नेक्स्ट, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताने, आप बता दीजिएगा। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है? सभी को पता है कि मौलिक अधिकारों का रखवाला किसे कहा गया? न्यायपालिका को कहा गया। और ठीक है ना, रखवाला कहा गया क्यों? क्योंकि यही क्या करता है, बहुत सारे रीट जारी करता है, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उपेक्षण लीक, है ना, इस तरीके से होता है। एक होता है न्यायिक सक्रियता। क्या होता है? न्यायिक सक्रियता के लाभ और हानि बताइए। तो आप सही होता है, न्यायिक सक्रियता क्या होती है? जब विधायिका मतलब जब जो न्यायपालिका होती है ये तीव्र गति से कार्य करती है और कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की जांच करती है ना, या ठीक से करने की अनुमति देती है, उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। इस तरीके से आपको बता देना था। समानता का अर्थ क्या होता है? समानता को सुनिश्चित करने के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान करने चाहिए? जैसे कि समानता का मतलब क्या होता है? जाति, धर्म, रंग, रूप के आधार पर भेदभाव न करना ही क्या कहलाता है? समानता कहलाता है। भारत के संविधान में समानता को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे? तो आप बता सकते हो, जैसे कि ठीक है, जैसे कि समानता का अर्थ बताते हुए आप सुनिश्चित कर सकते हैं कैसे, कि जैसे आप बता सकते हैं भाई, जो विशेष सुविधाएं दी जा रही है उनको हटा देना चाहिए, सकारात्मक कार्यवाही हो गया। इन सब तरीके से हम क्या कर सकते हैं? समानता स्थापित कर सकते हैं। समानता के आयाम कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और जो सामाजिक, आर्थिक जो और राजनीतिक जो होता है ना, इसे समानता के क्या है बच्चों? आयाम हैं। नागरिकता के बारे में बता दीजिए। नागरिकता किसे कहते हैं? नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या होते हैं? किसी दूसरे देश में रहकर, है ना, किसी दूसरे देश की लड़कियों से विवाह करके, या आप किसी दूसरे देश में 5 साल तक लगातार रहते हो तो भी आपको मिल जाती है ना। तो ये नागरिकता प्राप्त करने की तरीके होते हैं। राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं? आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद से उत्पन्न कोई चुनौतियाँ बताइए। जैसे वंशवाद की काफ़ी बड़ी चुनौती होती है, राज्यकृत चुनौती होती है ना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें थी। तो पेपर आप लोगों का बहुत ज़्यादा आसान आया था। जिन का आपको MCQ देख लेना है, जिन का देखते हैं किस किस का सही है, किस किस का गलत है। तो बच्चों, अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।